हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी एनटी का जेआरएफ नेट का पेपर 1। इसकी यूनिट 10 हमने स्टार्ट कर रखी है। ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे आयोग परिषद वगैरह जो बने थे कब, हमारे स्वतंत्रता से पहले भारत में उच्च शिक्षा के लिए। ओके, तो स्वतंत्रता से पहले वाला हम अभी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, तो इसमें हम कौन से पढ़ने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1813, फिर एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823, मैकाले रिपोर्ट 1835, वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882 से 83 के बीच में, विश्वविद्यालय आयोग 1902, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905, शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917, हांगटोंग समिति 1929, अबोट वुड रिपोर्ट 1937, वर्धा शिक्षा योजना 1937 और सार्जेंट योजना 1944। ओके, तो जो भी हम अधिनियम वगैरह पढ़ेंगे उसके आपको ये याद होने चाहिए कि किस ईयर में उसको बनाया गया था, कब लागू किया गया था। तो वो वाला जो अभी मैंने स्लाइड दिखाई थी उसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में उच्च शिक्षा या अधिगम, एवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, लर्निंग एंड रिसर्च बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पेपर में ध्यान रखिएगा। अगर पूर्व आते हैं तो ये वाले बताना, और अगर बाद वाले आते हैं तो अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो वाले आएंगे। तो आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात आरंभ हुआ था। क्योंकि आधुनिक शिक्षा कब हुई थी? जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी, उसके पश्चात आधुनिक शिक्षा प्राप्त हुई थी हमारी। पहले हमने प्राचीन भी पढ़ ली थी, मध्यकालीन पढ़ ली थी, और आधुनिक शिक्षा हम पढ़ चुके हैं। तो इसका विकास कब हुआ था? ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात। इसमें ब्रिटिशकालीन अधिनियम, रिपोर्ट एवं आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले है चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार आरंभ हुआ था। इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने आपको कह रखा है कि वन लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट करते चलिए आप। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि चार्टर अधिनियम कब बना था? 1813 में बना था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार आरंभ हुआ था। और किसके तहत हुआ था? इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म की अनुमति, प्रचार की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि किस अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म की अनुमति दी गई थी? वो था चार्टर अधिनियम 1813। ओके, इसके बाद 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन से ईयर में की गई थी? 1817 में। और 1817 में कौन से कॉलेज की स्थापना की गई थी? वो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, तो आप पूरी लाइन लर्न कर लेना। जो बाद के दिनों में 1835 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ठीक है, तो जो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जिसकी स्थापना की गई थी, वो 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, क्योंकि इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया था। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आराम से आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। प्रेसिडेंसी नाम कॉलेज का नाम दे दिया गया था इसे। और 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823। इस रिपोर्ट में जिला परिषद परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई थी। तो ये भी है कि अगर आता है क्वेश्चन कि जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति या स्कूल पर्यवेक्षकों या शिक्षकों की परीक्षा की अनुशंसा किस में की गई थी, तो आंसर होगा एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में। 1834 में मुंबई में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1823 में तो इसमें अनुशंसा की गई थी, और 1834 में
ठीक है। 11 साल के बाद बम्बई में, कहाँ पर, बॉम्बे में एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य को निर्धारित करना। तो क्या कार्य था? बम्बई में जो एल्फिंस्टन संस्थान स्थापित हुआ था 1834 में, उसका कार्य था उच्च शिक्षा क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य को निर्धारित करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकाले रिपोर्ट। मैकाले रिपोर्ट 1835, ब्रिटिश सरकार की विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, ठीक है, जो लॉ के सदस्य थे उनके, लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों के पर आधारित पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति के समान तथा सदियों पुरानी पूर्वाग्रहों से मुक्त एक शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की। मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर क्वेश्चन बनता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? वो थी मैकाले की, ठीक है। मैकाले कौन थे? ये ब्रिटिश सरकार के विधि सदस्य थे, ठीक है। इनकी रिपोर्ट में क्या लिखा गया था? इनकी रिपोर्ट में था कि धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति के समान ही और सदियों पुरानी, जो पुरानी हमारी पूर्वाग्रहों से मुक्त है शिक्षा, उसकी अनुशंसा की गई थी कि जो पूर्वाग्रह हैं उससे मुक्त शिक्षा होनी चाहिए और साथ ही पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति के समान होनी चाहिए, ठीक है। मैकाले रिपोर्ट के में पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन मिला, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश सरकार के ही विधि सदस्य थे, तो उन्होंने पाश्चात्यवादी जो पश्चिम की शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जिससे औपनिवेशिक सरकार को निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सके। देखिए, ब्रिटिश ने जो भी किया ना, ब्रिटिशर्स ने, वो हमेशा से ही अपने फ़ायदे के लिए काम किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए अनुशंसा की शिक्षा प्रणाली की नए तरीके से, ये बहुत अच्छी बात थी। आधुनिक शिक्षा की प्रणाली हमारे वहीं से शुरू होती है, लेकिन उन्होंने किस लिए किया था ये? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को एक ऐसा वर्ग तैयार करना, एक ऐसा एक ग्रुप बना लेना जिससे औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार को निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सके। जो डाउन कर्मचारी होते हैं ना, निचले स्तर के होते हैं, वो कर्मचारी मिल सके, उनको अंग्रेजी आती हो, जिससे कि ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। क्योंकि वो निचले वर्ग के कर्मचारी हैं, उनको क्या है, हिंदी आती थी या अपनी लैंग्वेज आती थी, जिस भी भाषा को बोलते थे। तो उन्होंने क्या करा, शिक्षा प्रणाली ऐसी बना ली कि अंग्रेजी पर आधारित शिक्षा, जिससे कि निचले वर्ग के कर्मचारी इंग्लिश बोल सकें और ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। इस रिपोर्ट में भारत की परंपरागत देशीय शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से विस्थापित कर दिया गया। तो जो हमारे देश की परंपरागत ट्रेडिशनल प्रणाली थी ना शिक्षा की, जैसे हम पढ़ते थे गुरुकुल में, प्राचीन शिक्षा मध्यकालीन आपने पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था, तो उसको हटाकर उसकी जगह ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर दिया गया था। मैकाले रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखिए जब मैकाले रिपोर्ट थी तो उसके उस समय के जो गवर्नर थे वो थे जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया था कि सरकार की जो भी लेन देन होंगे, पत्र व्यवहार होंगे, जो भी बात होगी वो सरकारी भाषा कौन सी होगी, उनकी अंग्रेजी होगी। तथा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आती हो, जिससे कि उनका काम आसान हो पाए, ठीक है। तो मैकाले रिपोर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच 1854। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। उनकी अध्यक्षता में भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया। कहाँ पे? भारत में किया गया। किसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड? वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष। सर चार्ल्स वुड के नाम पर वुड डिस्पैच, इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो चार्ल्स वुड के नाम पर ही इस जो समिति का गठन किया गया, उस समिति को वुड डिस्पैच कहा जाता है। यह उच्च शिक्षा के विषय पर पहली नीति है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि उच्च शिक्षा के विषय पर पहली नीति कौन सी थी? वुड डिस्पैच, ठीक है। ये कब बनी थी ये समिति? ये 1854 में बनी थी, ठीक है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन
कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। उस शिक्षा पे पहली नीति किस में बनी थी, वो भी वुड डिस्पैच में बनी थी। वुड डिस्पैच समिति कब बनी थी, 1854 में बनी थी। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आप हर तरीके से इसे देख लीजिएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन में आप लिखते चलिए। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य का प्रसार करे। तो ये अनुशंसा की थी डिस्पैच ने। वो डिस्पैच में क्या कहा गया था कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी और दर्शन, विज्ञान, साइंस, आर्ट, साहित्य का प्रसार करे। उस शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो तथा निचले स्तर के लिए मातृभाषा को प्रोत्साहित किया जाए। तो उस शिक्षा का माध्यम जो हायर स्टडीज़ है उसमें तो इंग्लिश बोला ही जाएगा, लेकिन अगर निचले दर्जे की है मतलब छोटी जो शिक्षा का स्तर है, जैसे होता है प्राथमिक, फिर उसके बाद होती है उच्च, फिर उच्च स्तर, ठीक है। तो निचले स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए मातृभाषा को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जो जिनकी मातृभाषा है उसमें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज की भी स्थापना की जाए। अध्यापकों के परीक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया जाए तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अध्यापकों के परीक्षण हेतु अध्यापक परीक्षण संस्थानों की स्थापना तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन किसमें कहा गया था, वो कहा गया था वुड डिस्पैच में, ठीक है। एक समिति थी जो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बनी थी। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है इसी समिति का। डिस्पैच की अनुशंसा के आधार पर 1857 में ब्रिटिश भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1857 में। किसकी अनुशंसा पर, किसकी सिफारिश पर, वुड डिस्पैच की सिफारिश पर। और कहाँ पर की गई थी, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हंटर आयोग, जो 1882 से 83 के बीच में था। 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति के मूल्यांकन के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा इसके रचयिता कौन है, लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। इसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताना था। तो हंटर आयोग 1882-83। तो इसमें क्या कहा गया था कि 1854 के बाद जो शिक्षा के क्षेत्रीय प्रगति का मूल्यांकन होगा ना, उसके लिए उन्होंने 1882 में लॉर्ड रिपन ने W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य क्या था, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय बताना था कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें एक लेबर फोर्स मिलती थी हम लोगों से, भारत से, इसलिए वो शिक्षा के प्रसार के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो इसके लिए क्रेजी थे, क्योंकि उनको लेबर फ्री में मिलती थी भारत से, और वो उनके लिए काम करे, इसके लिए उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय से हो तथा इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाना चाहिए। उस शिक्षा संस्थानों में संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। तो उस शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए और इसके स्थान पर सरकार को कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित कर देना चाहिए। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी थी, वो कौन सी थी। फर्स्ट थी, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के साथ अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा। दूसरा था, हाई स्कूलों में प्रवेश परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, यानी कि ट्रेड के लिए और बिजनेस के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कहाँ पे, हाई स्कूलों में, ठीक है। और किसके अतिरिक्त, प्रवेश परीक्षाओं के अतिरिक्त, ये एंट्रेंस एग्जाम तो होगा ही होगा, साथ में व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, क्योंकि निजी प्रयत्न भी होंगे तो उनके लिए कार्य आसान हो जाएगा। और इसके अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को पृथक कर दिया गया कि प्राइमरी एजुकेशन अलग और हायर एजुकेशन अलग, ठीक है। तो ये था हंटर आयोग 1882 से 83। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से आते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग 1902। लॉर्ड कर्जन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करने, उन पर विचार करने तथा कार्य में सुधार करने के लिए 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में
विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना था। तो अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय अधिनियम 1904 किसके आधार पर, किसकी सिफारिश के आधार पर बना था, तो वो था विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर। और ये कब हुआ था विश्वविद्यालय आयोग? ये हुआ था 1902 में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था गांधी जी की अध्यक्षता में, उसमें जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इसके साथ ही अन्य संस्थानों की स्थापना भी हुई, जिसमें से एक स्वतंत्रता के पश्चात जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। तो कई अन्य संस्थान भी हुए थे और स्वतंत्रता के पश्चात वो जादवपुर विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। ठीक है, तो शांति निकेतन का किसने स्थापित किया था? शांति निकेतन वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, पश्चिम बंगाल में। और किस जिले में? वीरभूम जिले में। ओके, यह एक शिक्षा केंद्र है जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति का प्रसार करना भी है। तो ये क्या है? ये इसका मुख्य कार्य क्या है? पहली बात तो वो शिक्षा केंद्र है शांति निकेतन, और इसका मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपरा और संस्कृति का भी प्रसार करना है। जो कल्चर है भारत का, जो ट्रेडिशन है, उसका भी प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913। फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें निम्नलिखित बातें थीं। नंबर 1, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल, कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय तो ज़रूर हो। दूसरा था शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों पर बल देना। ठीक है, इसमें भी निजी प्रयासों पर बल दिया गया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जारी रहने के कारण यह संकल्प क्रियान्वित नहीं हो पाया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 में। तो 1913 में एक नवीन शिक्षा नीति पारित की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया था कि हर प्रांत में एक तो विश्वविद्यालय हो, और जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों पर बल दिया गया था। लेकिन ये क्रियान्वित नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट था इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। तो इंटरमीडिएट परीक्षाएं होंगी, उसके लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो, जो ग्रेजुएशन लेवल है ना, उस पर 3 साल का पाठ्यक्रम हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। नेक्स्ट, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा ये एक अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो। ठीक है, तो ये एक होता है विश्वविद्यालय, एक होता है अंतर विश्वविद्यालय। तो उन्होंने कहा कि हर विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए और एक अंतर विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। इसमें भी महिला शिक्षा पर बल दिया गया और आधुनिक औद्योगिक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय द्वारा सुलझाई जाए, ये भी कहा गया। तो इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया तथा विश्वविद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी प्रांतों को सौंप दी गई थी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, और आयोग की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय कहाँ खोले गए थे? वो खोले गए थे मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट समिति है हाटोंग समिति 1929।
वर्ष 1929 में सरकार ने शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दी। प्राथमिक शिक्षा पर बल, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा ही दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस समिति के अंतर्गत, किस समिति की सिफारिश पर ये कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक की ही शिक्षा देनी चाहिए, उसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। वो थी हार्टोग समिति 1929। विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हों। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश ये थी कि विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाए या फिर उन्हीं को शिक्षा मिले जो इसके योग्य हों, हर एक को शिक्षा ना मिले। ये कहा गया था हार्टोग समिति 1929 में। समिति के आधार पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि समिति के आधार पर 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड CABE की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। ठीक है, CBSE है ना, इसी तरह CABE है, सेंट्रल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड, ये आज तक चल रहा है। नेक्स्ट है अबॉट वुड रिपोर्ट 1937। इसमें यह सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, तो मैकाले रिपोर्ट के बाद अबॉट वुड रिपोर्ट में भी ये सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, जबकि उन्होंने उच्च शिक्षा का कहा था मैकाले ने। और इसमें आया कि अगर विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, किसने कहा था? ये था अबॉट वुड रिपोर्ट में। ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर पॉलिटेक्निक, तकनीकी संस्थान और व्यावसायिक शिक्षक परीक्षण महाविद्यालय भी शुरू किए जाए। तो पॉलिटेक्निक्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए और बिजनेस के भी होने चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय। ठीक है, तो व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, यहाँ पे शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वो अपने आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। नेक्स्ट है वर्धा शिक्षा योजना 1937। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे गए लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना के आधार पर मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। तो वर्धा योजना किसके सिफारिश थी? वो गांधी जी की थी। इस योजना में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है। नंबर 1, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो 7 to 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। ये आज भी है कि 8वीं तक होता है ना, कि 8वीं तक तो कम से कम बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में पढ़ाया जाए और अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। कम से कम 8वीं तक तो बच्चे पढ़ ही लें। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चा है जो उसकी मातृभाषा है उस पर करे, ना तो अंग्रेजी ज़रूरी है ना हिंदी ज़रूरी है, अपनी मातृभाषा होनी चाहिए जिससे कि बच्चे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो सके। फिर नेक्स्ट है छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा मिले जिसमें उनका मन हो, जो उनका टेस्ट हो, जो उनका पैशन हो, उसी के हिसाब से उनको व्यावसायिक शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना भी लागू नहीं की जा सकी थी। ठीक है, तो ये लागू नहीं हो पाई थी। कौन सी योजना नहीं हो पाई थी? वर्धा योजना। नेक्स्ट है सार्जेंट योजना 1944। वर्ष 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। तो सार्जेंट योजना 1944 है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे कौन? जॉन सार्जेंट। उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी। एक है देश में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित की जाए कि प्राथमिक विद्यालय भी होना चाहिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 10th और 12th तक के भी स्थापित की जाए। वो 12th इंटरमीडिएट होता है, उच्च माध्यमिक होता है 10th तक के। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो। ठीक है, तो इसमें 7 से 14 के लिए कहा गया था वर्धा योजना में। ठीक है, इनमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 तक वर्ष तक के छात्रों के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था हो। जो 11 से 17 साल के बच्चे हैं यानी कि 6 साल, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों, विद्या विषयक एवं प्राविधिकी और व्यावसायिक। ठीक है, तो जो एजुकेशन से कनेक्टेड हो और साथ में व्यावसायिक हो,
जो बिजनेस, जहाँ से वो बिजनेस एजुकेशन ले सके। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है, तो आज हमने पढ़ लिया है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में जो शिक्षा थी उसके लिए कौन सी सिफारिशें दी गई थी और कब कब वो दी गई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगी वो होगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा, वन लाइनर में कन्वर्ट कर लो। और इसको अब इसके बाद हमारा जो होगा ना, ये हमारा मॉक टेस्ट 4 बनेगा, क्योंकि हमने 3 टॉपिक्स मॉक टेस्ट, हाँ हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए, आज ये 4 टॉपिक था। तो इससे हमारा मॉक टेस्ट 4 बनेगा। इससे जो रिलेटेड हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट कराऊंगी तो उससे कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो होगी मॉक टेस्ट 4 की, फिर उसके बाद हम नई वीडियो बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।